सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेट 2009 का पेपर और इसमें जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे से क्लास कंटिन्यू रहेगी। इस जो ये वाला टाइमिंग है इसमें हम हमेशा जेट, आईसीआर और बीएचयू के पेपर डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाली जो क्लास लगती थी 6:30 बजे उसमें हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री की क्लास हो गई है वो, तो 6:30 बजे वाली जो क्लास है वो जरूर से अटेंड करिएगा। आज केमिस्ट्री की क्लास होगी, वहाँ पर फर्स्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की, टेस्ट सीरीज वाली होगी। ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज होगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेंटेड बक, इसको आरा मक्खी भी बोलते हैं, पेंटेड बक और इसको आरा मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। किस फसल का नाशक कीट है? पेंटेड बक किस फसल का नाशक कीट है बताना है आपको। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है हमारा मटर। बताइए जल्दी से, पेंटेड बक किसका कीट है? पेंटेड बक किसका कीट है? चना का है, सरसों का है, कपास का है या फिर मटर का है? जिसने इसका जवाब दिया है सरसों, बिल्कुल सही जवाब है। जो पेंटेड बग है इसको आरा मक्खी भी बोलते हैं। ध्यान रखना वहाँ पर आरा मक्खी लिखा हुआ आ जाए तो पेंटेड बग या आरा मक्खी एक ही चीज़ होती है। और पेंटेड बग या आरा मक्खी का जो फसल का जो नाशक कीट है वो किसका है? सरसों में पाया जाता है, सरसों को नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है? जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है बताना है आपको। जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है? ऑप्शन ए है रबी, ऑप्शन बी है खरीफ, सी है हमारा जायद और डी है उपरोक्त सभी। बताइए जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाएंगे? रबी में, खरीफ में, जायद में या उपरोक्त सभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने इसका जवाब दिया है रबी, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारी जई की फसल होती है उसको हम मोस्टली रबी में उगाते हैं। जई गेहूं की तरह ही होती है, थोड़ी अलग होती है। जई को ओट्स बोला जाता है और ये रबी के मौसम में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? रबी के मौसम में। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त होगा? वैसे ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन उस समय जेट में पूछा गया था तो क्या पता वापस से पूछ ले, लेकिन ऐसा नहीं आता है, अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, एक बार आपको देना है। क्या होगा इसका जवाब बताइए जल्दी से। ऑप्शन है हमारे 33 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 16 किलोग्राम या 53 किलोग्राम। जिसने 33 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। कितना होगा? 100 किलोग्राम से हमें 33 किलोग्राम बीज तेल प्राप्त होगा। तो तेल का प्रतिशत पूछ ले तो ये बता देना है सीधा कि सरसों में कितना तेल पाया जाता है? 33% तेल पाया जाता है। मतलब एक दाने में 33% मात्रा कितनी होगी? तेल की होगी। तो इस प्रकार से आपके पास सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है? पूछा गया है अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है? जिप्सम है, चूना है, थायो यूरिया है या एनहाइड्रस अमोनिया है? बताइए जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इससे जुड़े हुए कुछ 3-4 आपको पहलू बताऊंगा क्या क्या होता है। बताइए अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारोगे? जिप्सम, चूना, थायो यूरिया या एनहाइड्रस अमोनिया। जिसने अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही जवाब है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना डाला जाता है और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए हमेशा से ही जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात यह है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अगर पूछ ले तो 83% पाई जाती है एनहाइड्रस अमोनिया में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? 83% एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर पाई जाती है। तो अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जाएगा? अम्लीय मृदाओं को डालकर सुधारा जाएगा चूना, क्षारीय मृदाओं को जिप्सम और एनहाइड्रस अमोनिया क्या है? एनहाइड्रस अमोनिया है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट वाला उर्वरक 83%। अगला सवाल ये है, देखिए थायो यूरिया क्या है? थायो यूरिया भी बता देता हूँ। जो आलू होता है उसमें सुषुप्तावस्था को तोड़ा जाता है, वो किससे तोड़ा जाता है? थायो यूरिया से तोड़ा जाता है। अभी लेटेस्ट जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था जिसकी अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है, उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि थायो यूरिया जो होता है या आलू जो होता है उसमें बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थायो यूरिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण सबसे कम होता है? निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण सबसे कम होता है? सबसे कम बताना है आपको। सबसे कम कहाँ पर होता है? राजस्थान में
पंजाब में, गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर कम पूछा है, अधिक नहीं पूछा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण सबसे तक पड़ा, इसका मतलब अधिक पूछ रहा है, सीधा राजस्थान पर टिक करते हैं। देखिए आगे पूछा है कम में आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। जिसने हिमाचल प्रदेश आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सबसे कम मृदा क्षरण कहाँ पर होता है, सबसे कम मृदा क्षरण होता है हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वायु क्षरण होता है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। फिर राजस्थान का एक पड़ोसी है पंजाब और एक पड़ोसी क्या है, गुजरात है। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा रेगिस्तानी इलाका आता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, मैदानी इलाका आता है, इसलिए वहाँ पर भी वायु क्षरण होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी इलाका है, नम इलाका है, वहाँ पर बिल्कुल भी मृदा क्षरण नहीं होता है, बहुत कम होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अजाटोबैक्टर, ऑप्शन बी है एजोस्पिरिलम, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑप्शन डी है हमारा राइजोबियम। बताइए जल्दी से, चारों ही क्या है, चारों ही हमारे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले उर्वरक हैं। बताइए जल्दी से, जवाब दीजिए। एजोटोबैक्टर को कौन सा जैव उर्वरक डालोगे, जिसने राइजोबियम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइजोबियम है इसकी 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, 7 को अलग अलग डिवाइड किया गया है, उन पर भी कभी डिस्कस करेंगे। तो जो राइजोबियम होता है वो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है। कच्चा जो अस्थि चूर्ण होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तांबा या फिर लोहा। बताइए जल्दी से, कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तांबा या फिर लोहा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कच्चा अस्थि चूर्ण। जिसने फॉस्फोरस जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो फॉस्फोरस होता है वो कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फॉस्फोरस कच्चा अस्थि चूर्ण मतलब हड्डियों का चूरा, जो कच्ची हड्डियों का चूरा होता है उसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारी हड्डियां होती है वो भी बता देता हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है, आइसोप्रोट्यूरान है एक कीटनाशी, एक फफूंदनाशी, एक खरपतवारनाशी या चूहानाशक। बताइए आइसोप्रोट्यूरान क्या है, कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, खरपतवारनाशक है या फिर चूहानाशक है। बताइए आइसोप्रोट्यूरान। जिसने खरपतवारनाशी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो आइसोप्रोट्यूरान है उसको हम गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए काम में लेते हैं, और गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवारनाशी भी क्या है, आइसोप्रोट्यूरान ही है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर 4 फसलें दी गई हैं, इन चारों में से बताना है आपको कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको सबसे कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चना, गेहूं, गन्ना या आलू। बताइए चना, गेहूं, गन्ना या आलू। जिसने देखिए इसका जवाब दिया है चना, बिल्कुल सही जवाब है। जो चना होता है उसको सबसे कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू गेहूं, अकॉर्डिंग टू गन्ना या अकॉर्डिंग टू आलू। तो तीनों की अपेक्षा सबसे कम मात्रा में चने को पानी की आवश्यकता होती है या सिंचाई जल की। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग में आने वाले पाइप की औसत लंबाई। पाइप की लंबाई बतानी है आपको, 2 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर या फिर 20 मीटर। बताइए कितना लंबा पाइप होता है। जो फव्वारा सिंचाई पद्धति में जो पाइप होता है वो कितना लंबा होता है। पाइप वो जो खड़ा रहता है वो वाला पाइप नहीं पूछा है, जो खड़ा रहता है वो वाला नहीं पूछा है, जो आड़ा रहता है उसके बारे में पूछा है। जिसने 6 मीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में 6 मीटर का पाइप इस्तेमाल में लिया जाता है। अगला सवाल क्या पूछा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पानी की आवश्यकता होती है लगभग। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आपने गेहूं की फसल बोई तो उसको कम से कम कितने पानी की आवश्यकता होगी, 600 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 1500 मिलीमीटर या फिर 75 मिलीमीटर। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं से तो वैसे भी एक ना एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। बताइए राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पानी की आवश्यकता है तो क्या होगा इसका जवाब। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पानी की आवश्यकता कितनी होती है। जिसने 600 मिलीमीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं की पानी की आवश्यकता होती है वैसे तो 600 से 650 मिलीमीटर होती है, 600 से 650 मिलीमीटर होती है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो जवाब हो जाएगा 600 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा,
पार्शियल प्लूम द्वारा मापा जाता है सिंचाई जल की मात्रा, सिंचाई जल की गुणवत्ता, जल उपयोग क्षमता या कुओं की गहराई। बताइए जल्दी से, पार्शियल प्लूम द्वारा मापा जाता है सिंचाई जल की मात्रा, सिंचाई जल की गुणवत्ता, जल उपयोग क्षमता या फिर कुओं की गहराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से रिपीट होगा ये। बताइए इसका क्या जवाब होगा। देखिए भाई, क्लास को डिस्टर्ब भी होती है। क्यों डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि कुछ डिस्कस पर्सनल चलता है आपका। देखिए वो आपका जो पर्सनल डिस्कशन है वो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए लाइव में बहुत कम स्टूडेंट हैं, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा आइए, शेयर कीजिए प्लीज़, हमें आपके शेयर की ज़रूरत है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो स्टूडेंट कैसे आएंगे। प्लीज़ इसको फेसबुक पे शेयर करना इस क्लास को, और इसके बाद में इसको व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाना, और कंटिन्यू ऐसी क्लासेस इसी समय होती रहेगी। क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आपके सब्सक्राइब की जरूरी है, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। जिसने पार्शियल प्लूम का जवाब दिया है सिंचाई जल की मात्रा, बिल्कुल सही जवाब है। जो पार्शियल प्लूम होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सिंचाई जल की मात्रा को मापने के लिए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, बोने गेहूं की फसल में 24D का उपयोग कब करते हैं? बोने गेहूं की फसल में 24D, अब 24D आप कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब है 24D। 24D का मतलब 24D है। बताइए जल्दी से, 24D का इस्तेमाल कब करते हैं हम बोने फसल की गेहूं में? 35 दिन बाद, 15 दिन बाद, 65 दिन बाद या बुआई से पहले? बताइए जल्दी से, बुआई के 35 दिन बाद, बुआई के 15 दिन बाद, बुआई के 65 दिन बाद या बुआई से पहले? जिसने इसका जवाब दिया है बुआई के 35 दिन बाद, बिल्कुल सही जवाब है। बुआई के 35 दिन बाद क्या किया जाता है? 24D का छिड़काव किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 24D का छिड़काव किया जाता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है हमारा RGC 888। क्वेश्चन क्या है? RSG 888 बताना है आपको। RSG 888 किसकी किस्म है? जौ की है, गेहूं की है, ग्वार की है या फिर चना की है? बताइए। RSG, जिसने ग्वार जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो RSG 888 है वो किसकी किस्म है? RSG 888 ग्वार की किस्म है। जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दूं कि ये जेट का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है सन 2009 का, एग्रीकल्चर सेगमेंट का। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फसल के पौधों में परागण आदमी द्वारा करना आवश्यक होता है? अब पूछा है पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? किन्नू में, बेर में, अनाज में या फिर खजूर में? मतलब आदमी या आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी बोलते हैं इसको, हैंड पोलिनेशन भी बोलते हैं इसको, किसके द्वारा करवाया जाता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है आपका किन्नो, बेर, अनार या फिर खजूर। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला खजूर, बिल्कुल सही जवाब है। जो खजूर होता है, खजूर में क्या कराते हैं? जो परागण की क्रिया करवाई जाती है वो हाथ के द्वारा करवाई जाती है, हैंड पोलिनेशन करवाया जाता है या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है हमारा, सेब किसकी किस्म है? सेब, यहाँ पर सेब वो वाला सेब नहीं है, एप्पल नहीं है, एक वैरायटी है सेब, वो बताना है किसकी है। सेब या एप्पल की है। बील यानी बिलपत्र जो होता है, जिसको वुड एप्पल के नाम से भी जानते हैं, वो है। अमरूद है या फिर आपका बेर है? बताइए सेब किसकी वैरायटी है? बिल, सेब, अमरूद या फिर बेर? जिसने इसका जवाब बेर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो बेर है वो किसकी है? बेर सेब है, वो किसकी वैरायटी है? बेर की वैरायटी है। तो ध्यान रखना, सेब एक उन्नत किस्म किसकी है? बेर की है। इसके अलावा और भी होती है, गोला, मुंडिया, उमरान, शामरान, बहुत सारी होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 हेक्टर क्षेत्र में खजूर को 8x8 मीटर की दूरी पर लगाने पर कितने पौधे लगेंगे? क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि आपको एक हेक्टर क्षेत्रफल दे दिया है और उसमें आपको अमरूद के बहुत सारे पेड़ दे दिए हैं। अब आपको आपको अमरूद के बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए बोला गया है, और बोला गया है कि प्रत्येक पेड़ को 8x8 मीटर की दूरी पर लगाना है। तो आप मार्केट से कितने पौधे खरीद कर लाओगे? 156 पौधे, 256 पौधे, 64 पौधे या फिर 800 पौधे? बताइए जल्दी से, खजूर को कितनी दूरी पर लगाएंगे आप? जिसने इसका जवाब दिया है, खजूर का जवाब जिसने दिया है 8x8 मीटर की दूरी पर, और जिसने जवाब दिया है 165, बिल्कुल सही जवाब है। 1 हेक्टर में 8x8 मीटर की दूरी पर लगाने पर 165 पौधे लगेंगे, 156 पौधे लगेंगे। कितने लगेंगे? 156 पौधे लगेंगे। 156 कितने पौधे? 156 156 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना 156 पौधे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है।
बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा पोषक तत्वों को देने के लिए, ऑप्शन बी है कीट नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है हमारा फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए और ऑप्शन डी है हमारा पाले से बचाव के लिए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग क्यों करते हैं? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? ए, बी, सी या फिर डी? 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए। जिसने इसका जवाब तीसरा दिया है फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए, बहुत अच्छा जवाब है। जो फफूंद जनित रोग जब लग जाते हैं तो बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग किया जाता है। इसको बोर्डो मिश्रण भी बोलते हैं। जो बनाया जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर वो कैसे बनाया जाता है? नीला तोता से, नीला तोता इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, पानी से और चूने से। चूना, पानी और नीला तोता का, इसको नीला तोते को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोअर। बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है? बोअर बताना है आपको किस फल का है, बताएंगे। ऑप्शन ए है हमारा अंगूर लगाने का, ऑप्शन बी है हमारा अंगूर के पौधों को साधने का, ऑप्शन सी है अंगूर की छटाई का और ऑप्शन डी है सिंचाई का। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? अंगूर लगाने का, अंगूर के पौधे साधने का, अंगूर की छटाई का या सिंचाई का? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है अंगूर के पौधे साधने का, बिल्कुल सही जवाब है। अंगूर के पौधे साधने, अब देखिए मैं बता देता हूँ साधने का मतलब क्या होता है। साधने का मतलब ये होता है, देखिए अंगूर का पेड़ तो होता नहीं है, उसका तना कठोर नहीं होता है, उसका तना थोड़ा कोमल होता है और वो बेल होती है एक प्रकार की। तो बेल होती है, उस बेल को क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है। हमारे बाग में पिलर्स बनाए जाते हैं, टी आकार के पिलर्स बनाए जाते हैं और उन टी आकार के जो पिलर्स होते हैं उन पिलर्स पर क्या किया जाता है, इसको लपेटा जाता है या बांधा जाता है या सहारा प्रदान किया जाता है। फिर वो उस टी आकार के जो पिलर्स होते हैं उन पर वो धीरे धीरे फैलती है और अपनी ग्रोथ करती है और ये ही तरीका कहलाता है बोअर सिस्टम। क्या कहलाता है? बोअर सिस्टम कहलाता है। तो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है कंचन किसकी किस्म है? बिल की है, बेर की है, आंवला की है या फिर करोंदा की है? बताइए कंचन किसकी किस्म है? बताइए जल्दी से कंचन किसकी किस्म है? मैं बता चुका हूँ, चकिया, कृष्णा, कंचन, NA6, NA7, NA10। जिसने आंवला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। किसकी किस्म है? कंचन आंवले की किस्म मानी जाती है। किसकी किस्म है? आंवले की किस्म। इसके अलावा और भी किस्में हैं आंवले की, चकिया, NA6, NA7, NA10, फिर उसके बाद में फ्रांसिस जिसको हाथीजूल के नाम से भी जाना जाता है, और कंचन, और भी बहुत सारी, और नरेंद्र 1, 2, 3 ऐसे भी बहुत सारी किस्में हैं जो किसकी है? आंवला की मानी जाती हैं। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है और इससे भी ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो इंडियन गूसबेरी में, वो पाया जाता है बारबेडोस चेरी में। और इंडियन गूसबेरी पूछ ले किसको कहते हैं, तो इंडियन गूसबेरी आंवले को ही कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही क्रिटिकल क्लास है, आपको बहुत मदद कर सकती है। सारे क्वेश्चंस जेट में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा फालसे के एक पौधे से लगभग कितनी उपज प्राप्त होती है? फालसे के एक पौधे से लगभग कितनी उपज प्राप्त होती है? फालसा का जो पौधा होता है झाड़ीनुमा होता है। जवाब दीजिए 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 5000 किलोग्राम? क्या होगा इसका जवाब? फालसे के एक पौधे से कितनी उपज प्राप्त करोगे आप? फालसे के एक पौधे से 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या फिर 5000 किलोग्राम फालसा। इसको जवाब दीजिए। जिसने 5 किलोग्राम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो फालसा होता है उसके एक पौधे से लगभग 5 किलोग्राम तक हम फालसा प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसका पेड़ झाड़ीनुमा होता है, छोटा सा, इतना भी छोटा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है प्रसंकरण, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं इंग्लिश में। के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल से बीजों से कितनी भूसी प्राप्त होगी? अब यहाँ पर पूछा है प्रसंकरण या प्रोसेसिंग से, आप छोड़ दीजिए इस शब्द को। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि जो इसबगोल होता है हमारा, वो मतलब कितने ग्राम उसमें से बीज प्राप्त होगा और कितने ग्राम उसमें से भूसी प्राप्त होगी। तो बताना है आपको कितने ग्राम बीज और कितने ग्राम भूसी इसबगोल से। बताइए। बहुत ही महंगी क्रॉप होती है इसबगोल, सबसे ज़्यादा झालोर में होती है भारत में, राजस्थान में, और भारत की बात करें तो गुजरात में होती है। जवाब दीजिए 15 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 50 किलोग्राम? क्या होगा इसका जवाब? कितनी भूसी प्राप्त होगी आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने A, B, C और D। बताइए जल्दी से। जिसने 30 किलोग्राम भूसी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन दूसरा है 30 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। प्रसंस्करण के लिए 100 किलोग्राम इसबगोल से कितनी भूसी प्राप्त होती है? 30 किलोग्राम भूसी प्राप्त होती है, 30 किलोग्राम भूसी। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, साधारणतः सफेद मूसली को कब बोया जाता है? बोथा नहीं है, बोया है, बताइए जल्दी से। साधारणतः सफेद मूसली को कब बोया जाता है? नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, या फिर फरवरी मार्च में। साधारणतः सफेद मूसली को कब बोया जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? क्या दे पाएंगे आप? सफेद मूसली को कब बोया जाता है? बताइए जल्दी से। जिसने जून जुलाई जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। जो सफेद मूसली होती है हमारी, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? औषधियाँ बनाने में किया जाता है, और इसकी जड़ जो होती है वो बहुत ही एनर्जेटिक होती है, और इसको जून जुलाई में बोया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। अगर आपको जेली बनानी है तो किस प्रकार के फलों का आप चुनाव करोगे? क्या उसमें पेक्टिन और शर्करा ज़्यादा होनी चाहिए? क्या उसमें शर्करा और अम्ल ज़्यादा होना चाहिए? क्या उसमें अम्ल और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए? क्या उसमें पेक्टिन और अम्ल ज़्यादा होना चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है नंबर 4 वाला, पेक्टिन और अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। जो पेक्टिन और अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? वो जेली की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और जिसमें जिन फलों में ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है वो बहुत ही अच्छी पेक्टिन निर्माण अच्छी जेली निर्माण में सहायता करते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा, 24 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम 20 मिनट के अंदर ही। तो अब थोड़ा सा और बचा है, पूरी क्लास को अटेंड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, यकीन करिए मेरा। अगर न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, फलों के रस के परिरक्षण में कौन से रासायनिक परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है, फलों के रस के परिरक्षण में कौन से रासायनिक परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, और ऑप्शन डी है पोटेशियम परमैंगनेट। बताइए जल्दी से, फलों के रस के परिरक्षण में कौन से रासायनिक परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम नाइट्रेट? जिसने जवाब दिया है इसका सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम बेंजोएट क्या होता है? फलों के रस के परिरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जो टमाटर का सॉस और केचप होता है उसके परिरक्षण में भी सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, परमैंगनेट नहीं होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, ये गलत ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, मुख्यतः है अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है? देखिए अभी मैंने बताया था सफ़ेद मूसली की जड़ होती है, अश्वगंधा का बताइए क्या होगा? जड़, पत्तियां, बीज या फूल? अश्वगंधा का क्या होगा? बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बताइए अश्वगंधा की क्या इस्तेमाल में लेंगे हम? जवाब दीजिए। जिसने जड़ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वाला। अश्वगंधा की जड़ों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अश्वगंधा की जड़ों का इस्तेमाल हम औषधीय रूप में करते हैं और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा कश्मीरी, ऑप्शन बी है बारबरी, सी है बीटल और डी है बकरवाल। बताइए निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? कश्मीरी, बारबरी, बीटल या बकरवाल? जिसने इसका जवाब दिया है बकरवाल, बिल्कुल सही जवाब है। डकरवाल नहीं, बकरवाल। बकरवाल क्या है? बकरी की प्रजाति नहीं है। बाकी कश्मीरी, बारबरी और बीटल्स, ये तीनों ही जो वेराइटीज़ हैं, तीनों ही जो ब्रीड्स हैं, ये किसकी हैं? ये बकरी की मानी जाती है। और बकरी को क्या कहते हैं? राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। कभी भी जाओ दूध निकालो, चाय बनाओ और पी लो, कभी भी जाओ दूध निकालो, चाय बनाओ और पी लो। तो इसीलिए बकरी को राजस्थान का फ्रिज कहा जाता है, क्योंकि एनी टाइम यहाँ पर दूध स्टोर रहता है और कभी भी इसको आप निकाल सकते हो। हालांकि गाय भैंस में भी रहता है, लेकिन वो असमय उनमें दुआई करने पर वो बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं, लेकिन बकरी में ऐसा नहीं होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से बेर की किस किस्म का फल सबसे बड़ा होता है? निम्न में से बेर की किस किस्म का फल सबसे बड़ा होता है, या भारी होता है, या वजन अधिक होता है? ऑप्शन ए है हमारा उमरान,
ऑप्शन बी है केथली, ऑप्शन सी है गोला और ऑप्शन डी है मुंडिया। बताइए जल्दी से, उमरान, केथली, गोला या फिर मुंडिया। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बेर की किस किस्म का फल सबसे बड़ा होता है? उमरान का, केथली का, गोला का या फिर मुंडिया का? जिसने इसका जवाब दिया है उमरान, बिल्कुल सही जवाब। जो उमरान होती है उसके फल बड़े आकार के होते हैं और भारी होते हैं और वजन में अधिक होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है? मेड़ नहीं भेड़ है। कौन सी भेड़ की प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा मालपुरा, ऑप्शन बी है सोनाड़ी, ऑप्शन सी है लोही और ऑप्शन डी है मारवाड़ी। बताइए जल्दी से, कौन सी भेड़ की प्रजाति सबसे अधिक मात्रा में दूध देती है? मालपुरा, सोनाड़ी, लोही या फिर मारवाड़ी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सी भेड़ की प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है सोनाड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। सोनाड़ी बिल्कुल सही जवाब है। सोनाड़ी क्या होती है? अच्छी मात्रा में दूध देती है। कभी कभी इसको कहीं कहीं इस किस्म को लोही भी बोला जाता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग सकती है आपको। कहीं कहीं इसको लोही भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गाय में दूध का बुखार किस कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम की अधिकता से, ऑप्शन सी है फास्फोरस की कमी से और ऑप्शन डी है प्रदूषित पानी पीने से। बताइए गाय के दूध का बुखार, मिल्क फीवर जिसको बोलते हैं, मिल्क फीवर किससे होगा? मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी, अधिकता, फास्फोरस की कमी या प्रदूषित पानी पीने से। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है कैल्शियम की कमी, बिल्कुल सही जवाब है। जब ये गाय होती है, गाय में क्या होता है, जो मादा गाय होती है या भैंस होती है उसमें क्या होता है, जब मादा गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद में कुछ दिनों तक खीस, वो जो उसका दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, पौष्टिक होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो वो पोषक तत्व जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मादा गाय के शरीर से निकल जाते हैं और उसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में निकल जाता है दूध के माध्यम से, तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फिर कौन सा बीमारी हो जाती है? मिल्क फीवर या दूध का बुखार बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए जो पिछली 3-4 क्लासेस लगी हैं उसमें बाई मिस्टेक एक आध क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। और अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सही आंसर दे दूंगा। क्योंकि बाई मिस प्रिंटिंग की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। मिस प्रिंटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और फिर पढ़ाते समय मैराथन क्लास चलती है तो उस समय फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना पड़ता है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है किसी क्वेश्चन में या आपको पुरानी कोई क्लास है उसमें अगर आपको ऐसा लगा कि सर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो बिल्कुल हो सकता है बाई मिस्टेक हुआ होगा प्रिंटिंग मिस्टेक से, तो आप हमें सेंड करना व्हाट्सएप, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, गाय का दूध का पीला किस कारण से होता है? गाय के दूध का पीला रंग बताना है आपको। गाय के दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? ज़्यादा मात्रा में लैक्टोज से, ज़्यादा मात्रा में केसिन से, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम से या फिर ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन से। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। गाय के दूध का पीलापन किसके कारण होता है? फिर सफ़ेद भी बताऊंगा आपको, सफ़ेद किस कारण होता है। गाय के दूध का पीलापन बताना है। जिसने जवाब दिया है कैरोटीन, बिल्कुल सही जवाब है। गाय के दूध का पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर सफ़ेद रंग पूछ ले आपसे तो सफ़ेद रंग होगा केसिन के कारण, केसिन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? गाय से है, भैंस से है, भेड़ से है या फिर मुर्गी से? बताइए जल्दी से। रानीखेत बीमारी 2 बार जेट में आ चुका है ये सवाल। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है रानीखेत बीमारी का, जिसने जवाब दिया है मुर्गी, बिल्कुल सही जवाब है। जो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गियों में होती है और इस रानीखेत बीमारी को न्यूकैसल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूकैसल बीमारी या न्यूकैसल डिजीज भी इसको बोलते हैं। तो वहाँ न्यूकैसल पूछ ले तो भी आपको जवाब क्या देना है? तो भी आपको जवाब देना है मुर्गी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, बधियाकरण जिसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन के लिए कौन सा औजार प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा औजार प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए है जंबो, ऑप्शन बी कैंची, सी सुई और डी बर्डीजो। इस बर्डीजो का पूरा नाम होता है बर्डीजो कास्टडेटर। बर्डीजो कास्टडेटर। बताइए जल्दी से, बधियाकरण के लिए कौन सा औजार आप इस्तेमाल में लोगे? जंबो, कैंची, सुई या बर्डीजो?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत मदद कर सकता है। जिसने इसका जवाब दिया है बर्डीजो, बिल्कुल सही जवाब है। जो बर्डीजो कास्टुलेटर होता है उसका इस्तेमाल हम बदियाकरण में करते हैं। बदियाकरण क्या होता है? बदियाकरण में जो नर होते हैं उनके जो नर अंग होते हैं उन नर अंगों को क्या कर देते हैं, नर अंगों के अंदर से जो शुक्राणु वाली वाहिनी होती है उसको काट कर अलग करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु उसके वीर्य के अंदर आना बंद हो जाते हैं। और जब शुक्राणु वीर्य के अंदर आना बंद हो जाते हैं तो जो बदियाकरण वाला पशु होता है या जो बैल होता है, वैसे बैल का ही किया जाता है, तो वो बैल क्या हो जाता है, फिर उसमें जो एनर्जी लॉस नहीं होती है और वो बैल बन जाता है और उसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है और उसको कृषि कार्य के लिए फिर इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, ब्यूटायरोमीटर से क्या मापा जाता है? अब ब्यूटायरोमीटर नहीं है, ब्यूटायरोमीटर है, ये ज़्यादा प्रिंट हो गया, इसको छुपा देते हैं। लो ये छुपा दिया। अब बताइए ब्यूटायरोमीटर से आप से क्या मापोगे आप? बताइए। दूध की वसा, दूध का लैक्टोज प्रतिशत, दूध का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर दूध की शुद्धता? बताइए जल्दी से। दूध का वसा प्रतिशत किससे मापोगे? बताइए जल्दी से। दूध का लैक्टोज प्रतिशत, दूध का रिएक्टिव इंडेक्स, दूध की शुद्धता। जिसने जवाब दिया है ब्यूटायरोमीटर वसा, बिल्कुल सही जवाब है। जो ब्यूटायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वसा प्रतिशत। किसके लिए किया जाता है? वसा प्रतिशत को इस्तेमाल चेक करने के लिए ब्यूटायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नकलिंग। क्या है? नकलिंग। ये नकलिंग में स्पेलिंग कैसे ही स्टार्ट होगी? नकलिंग किसकी विधि है? बताना है आपको। गाय व भैंस को साफ करने की विधि है। ऑप्शन बी है गाय व भैंस का दूध निकालने की विधि है। ऑप्शन सी गाय व भैंस के निवास की विधि है। ऑप्शन सी है डी है हमारा जानवरों को विटामिन व खनिज देने की विधि। बताइए जल्दी से कौन सा जवाब होगा इसका। नकलिंग। नकलिंग कौन सी विधि है? बताइए जल्दी से। नकलिंग। जिसने नकलिंग का जवाब दिया है गाय व भैंस को दूध निकालने की विधि, गाय व भैंस के दूध निकालने की विधि क्या कहलाती है? नकलिंग के नाम से जानी जाती है अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शन। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अब और बता रहा हूं कि अब इसके बाद में जस्ट 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। किसकी लगेगी? 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। तो आपको जरूर से आना है केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। केमिस्ट्री की क्लास लगेगी और आप शेयर जरूर करना उस चीज़ को। शेयर जरूर से जरूर करना है आपको, शेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और उस क्लास का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस क्लास का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे ओके करना। लिंक पे ओके करोगे जैसे ही, यहाँ पर इधर वो जो क्लास खुलेगी वहाँ पर लिखा आएगा सेट रिमाइंडर। सेट रिमाइंडर पे ओके कर देना। ओके करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर न्यू स्टूडेंट हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी दबा देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। अगला सवाल देखिए, नकलिंग का क्या हो गया? गाय व भैंस को दूध निकालने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, दूध के निम्न उत्पादों में से कौन से उत्पाद में वसा सबसे अधिक पाई जाती है? दूध के पाउडर में, घी में, चीज में या पनीर में? सबसे ज़्यादा वसा किस में पाई जाती है? दूध के पाउडर में, घी में, चीज़ में या फिर पनीर में? बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है घी, बिल्कुल सही जवाब है। जो घी होता है उसमें 99% वसा पाई जाती है, 99% वसा पाई जाती है। और 1% क्या होता है? 1% उसके अंदर जल पाया जाता है। एक भी नहीं होता है, लगभग 99.9% उसमें वसा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड कब काम में आता है? पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड कब काम में आता है? पशु की चमड़ी निकालने के लिए, सींग रोधन के लिए, पशुओं को स्वच्छ रखने के लिए या फिर डेयरी के बर्तनों को साफ करने के लिए? बताइए क्या होगा जवाब। पशुओं की चमड़ी निकालने के लिए, सींग रोधन के लिए, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए या फिर डेयरी के बर्तनों को साफ करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसने इसका जवाब दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सींग रोधन में, बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं सींग रोधन में। इसका अगर फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो NaOH होता है, NaOH। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ऑप्शन ए है ब्लैक क्वार्टर, ऑप्शन बी है एंथ्रेक्स, सी है रिंडरपेस्ट और डी है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। सी है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? बताना है आपको। ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। जिसने इसका जवाब दिया है रिंडरपेस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जो रिंडरपेस्ट बीमारी होती है वो जीवाणु जनित नहीं है,
जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है या किसका दूध सबसे अच्छा माना जाता है। उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध सबसे अच्छा माना जाता है, बताइए जल्दी से। जिसने गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट, क्या होगा इसका जवाब। गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट। खोआ, जिसने भैंस जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे अच्छा खोआ बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, भैंस का बनाया जाता है। किसका बनाओगे, भैंस का बनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी एक क्वेश्चन और है, फिर से बता देता हूँ। अभी सही 1.5 घंटे बाद, ठीक 1.5 घंटे बाद एक क्लास लगेगी, उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, जिसमें आपको गोल्डन टेस्ट सीरीज पढ़ाई जाएगी, जिसमें जो गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। तो केमिस्ट्री की क्लास में ज़रूर से आइएगा, आप ज़रूर से ज़रूर आना है आपको केमिस्ट्री की क्लास में। और जो स्टूडेंट केमिस्ट्री की क्लास की डिमांड कर रहे थे, आप उनके साथ भी शेयर करना। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक को पिक करना, कॉपी करना और अपने स्टेटस पे लगाना और फेसबुक पे लगाना। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर केमिस्ट्री की क्लास हो सकता है कि डिसमिस हो जाए। तो इसका खोआ बनाने के लिए क्या है, खोआ बनाने के लिए भेड़ होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियां हैं, उसके लिए आपको बताना है 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 1 एकड़, 50 एकड़, 75 एकड़ या 25 एकड़। बताइए। 1 एकड़, 0.50 एकड़, 0.75 एकड़ या 0.25 एकड़। जिसने इसका जवाब दिया है 0.25 एकड़, बिल्कुल सही जवाब है। जो 0.25 एकड़ है वो 1000 मुर्गियों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, या इतना स्थान उसको चाहिए। अगर एकड़ और हेक्टेयर और बीघा का आपको नहीं पता है, फिर से बता देता हूँ। 1 हेक्टर में कितना होता है, 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टर में 2.47 एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़ के समथिंग। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन की सीरीज थी। जेट का पुराना 2009 का पेपर हमने देखा, डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेगमेंट का, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और हमारी सभी क्लासों का हिस्सा बनना। शाम को बायोलॉजी की क्लास लगेगी ठीक 8:30 बजे और 6:30 बजे अभी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, तो उसमें भी आना है आपको। और सुबह जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर की जो स्पेशल सीरीज चल रही है सुबह वाली 11:30 बजे वाली, वो अगर क्लास आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उद्यान विज्ञान क्लास फर्स्ट डल चुकी है और उद्यान विज्ञान क्लास सेकंड भी आज डल चुकी है, तो वो भी देख सकते हो। वो जो क्लास चलती है हमारी वो बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक चलती है, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करवाए जाते हैं। और कुछ दिनों बाद में बायोलॉजी की भी टॉपिक टू टॉपिक चलेगी, केमिस्ट्री की भी टॉपिक टू टॉपिक चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, 1.5 घंटे बाद 6:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।